प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू प्रश्नों के डिस्कशन में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण से नगर प्रवजन में सबसे प्रभावी कारक तत्व क्या है? भारत में ग्रामीण से नगर प्रवजन, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेशन जो हो रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फैक्टर क्या है? ए शिक्षा, बी विवाह, सी रोजगार, डी परिवार स्थानांतरण। तो गांव से नगर की ओर जो ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है रोजगार। ग्रामीण क्षेत्र के, इसमें सी सही होगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवा रोजगार की प्राप्ति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवा रोजगार की प्राप्ति के लिए नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, प्रव्रजन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा अगर इसमें आता है, एक प्रश्न आता है कि भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक अगर पूछता है, यहाँ तो ग्रामीण से नगर पूछा गया है, तो इसके लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक रोजगार है। अगर ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन का सर्वाधिक प्रभावी कारक पूछा जाए तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा विवाह। मैरिज कारण से एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विवाह दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो जनरली क्या होता है कि लड़कियों का प्रवास देखा जाता है, पिता के घर से ससुराल की ओर होता है। और जनरली भारत गांव का देश है। 70% के आसपास की आबादी आज भी गांव में बसती है। और एक गांव से दूसरे गांव में लड़कियों का प्रव्रजन होता है या उत्प्रवास होता है। तो उस दशा में ग्रामीण से ग्रामीण पूछा जाएगा तो विवाह होगा, और ग्रामीण से नगर जैसा कि इस प्रश्न में है पूछा जाएगा तो सही उत्तर रोजगार है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल किस जनसंख्या प्रदेश में आता है? एकरमैन ने क्या किया है? जनसंख्या प्राकृतिक संसाधन एवं तकनीकी का कॉन्सेप्ट दिया है। 1970 में एक अमेरिकी पत्रिका थी, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेस। इसमें इन्होंने विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया है। एकरमैन ने पहला जनसंख्या संसाधन प्रदेश है यूनाइटेड स्टेट टाइप, दूसरा है यूरोपियन टाइप, तीसरा है ब्राज़ीलियन टाइप, चौथा है चाइना या इजिप्ट टाइप, और पांचवा है आर्कटिक टाइप। तो इसमें क्या है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है इजराइल किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आता है? तो इसका सही उत्तर है यूरोपियन टाइप, बी आंसर होगा। इजराइल यूरोपियन टाइप में आता है। यूरोपियन टाइप जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में कौन कौन से देश आते हैं? पश्चिमी यूरोप और दक्षिण यूरोप के देश आते हैं। पश्चिम यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप, साउथ यूरोप और वेस्ट यूरोप के देश आते हैं। इसके अलावा इसमें रूस, जो यूरोप एशिया दोनों में है, रूस आएगा यूरोपियन टाइप में, जापान आता है, इजराइल आता है। जापान, इजराइल यूरोप के बाहर है और यूरोपियन टाइप जनसंख्या संसाधन प्रदेश में है। इसलिए यह प्रश्न अक्सर बनता है कि जापान या इजराइल पर प्रश्न बनेगा कि किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में ये देश पड़ते हैं, जापान और इजराइल। तो इसका उत्तर होगा यूरोपियन टाइप जनसंख्या प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका जो सदृश जनसंख्या प्रदेश है, इसमें यूएसए आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है। ब्राज़ीलियन टाइप अगर हम लोग जनसंख्या प्रदेश की बात करें तो ब्राज़ीलियन टाइप जनसंख्या प्रदेश में ब्राज़ील आता है, बोलिविया आता है, वेनेजुएला आता है, पैराग्वे आता है, अर्जेंटीना आता है। लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश आते हैं लेकिन मैक्सिको नहीं आता है। ब्राज़ीलियन टाइप में लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश आते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है ब्राज़ीलियन टाइप में
मैक्सिको नहीं आता है और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश आते हैं। क्यूबा आता है, इक्वेटोरियल अफ्रीका के कई देश आते हैं ब्राज़ीलियन टाइप में। नेक्स्ट है चाइना या इजिप्ट टाइप, चीन या मिस्र सदृश प्रदेश। चीन या मिस्र सदृश प्रदेश में मिस्र आता है, स्पष्ट है। चीन आता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। मैट कंट्रीज आते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया, MAT, मैट कंट्रीज इनको बोलते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया को मैट कंट्रीज आते हैं चाइना टाइप या इजिप्ट टाइप में। यूनान आता है, जबकि यूनान पड़ता है दक्षिण यूरोप में, लेकिन दक्षिण यूरोप का जो देश यूनान है वह चाइना या इजिप्ट टाइप जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पड़ता है। और चाइना या इजिप्ट टाइप जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पाकिस्तान भी है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। और नेक्स्ट है पांचवा जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो एकरमैन ने दिया है वो है आर्कटिक टाइप। आर्कटिक टाइप में उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल के अधिकांश देश आते हैं। ग्रीनलैंड आता है, यूरेशिया का उत्तरी भाग आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश जो उत्तरी द्वीपीय क्षेत्र हैं वो आते हैं आर्कटिक जनसंख्या प्रदेश में, आर्कटिक सदृश जनसंख्या प्रदेश में। तो जो दिया गया प्रश्न है कि एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल किस में आएगा, तो यूरोप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है, तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया है आर्यभट्ट। 1975 में एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर, प्राचीन भारत के महान एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम के आधार पर भारत के प्रथम उपग्रह का नामकरण किया गया। यह उपग्रह USSR, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR के सहयोग से, जो जिसका आज बड़ा जो भाग है वो रूस है, तो सोवियत संघ के सहयोग से कॉस्मॉस 3 प्रक्षेपण यान द्वारा और USSR के कास्तूतिन यार एक जगह है, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया आर्यभट्ट का। यह IRS यह भारत का पहला उपग्रह है। इसके बाद भास्कर श्रृंखला के भी उपग्रह छोड़े गए हैं, बी विकल्प में जो दिया गया है। ये भारत द्वारा निर्मित उपग्रह नहीं था। भारत द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो लॉन्च किया गया वह रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह थे। रोहिणी फर्स्ट जो है भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह था जिसे छोड़ा गया। और भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट है यह सोवियत रूस ने बनाया था और उसी के सहयोग से इसे लॉन्च भी किया गया था। इसके बाद विकल्प सी में दिया गया है IRS-1A। तो IRS श्रृंखला के उपग्रह होते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला, दूर संवेदी श्रृंखला के उपग्रह होते हैं। इसमें बहुत सी इनकी श्रृंखलाएं हैं। जो IRS उपग्रह होता है इनका उपयोग किया जाता है किसी भौगोलिक प्रदेश का मानचित्र बनाने में किया जाता है। किसी भौगोलिक प्रदेश में पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों के प्रस्थत क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने में किया जाता है। किसी राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक आदि को डिमार्केट करने के लिए IRS उपग्रह का उपयोग किया जाता है। किसी कृषि भूमि वाले क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर धान, कितने प्रतिशत पर गेहूं, कितने प्रतिशत पर गन्ना आदि की कृषि की गई है, इसका प्रतिशत क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। मौसम की जानकारी में भी IRS उपग्रह का उपयोग देखा जाता है, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपग्रह हैं वो इनसैट श्रृंखला के उपग्रह हैं। और इनसैट श्रृंखला डी विकल्प में दिया गया INSAT-A। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इनसैट श्रृंखला के जो उपग्रह होते हैं वो सामान्यतः 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं और इनका उपयोग संचार के क्षेत्र में किया जाता है। इनसैट श्रृंखला
श्रृंखला के उपग्रह का जो एक आवर्तकाल जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो 32 घंटे का होता है, और पृथ्वी का घूर्णन भी जो इनसाइड श्रृंखला के उपग्रह होते हैं उनका घूर्णन काल, उनका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है, और पृथ्वी का परिक्रमण काल भी 24 घंटे का होता है। इस प्रकार जो इनसाइड श्रृंखला के उपग्रह होते हैं जिस स्थान पर लॉन्च किए जाते हैं उसी स्थान पर स्थिर बने रहते हैं हम लोग। और जबकि IRS उपग्रह जो होते हैं ये सामान्यतः 600 मीटर 600 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य कहीं भी लॉन्च किए जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत इस समय IRS इनसाइड दोनों में आत्मनिर्भर हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामितीय भूगोल की भाषा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जब हाई स्कूल इंटर का फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की भाषा गणित होती है। ऐसे ही एक विद्वान ने कहा कि जियोमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी, जियोमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ जियोग्राफी, जियोमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ जियोग्राफी। यह किसने कहा है? यह BJL बेरी का स्टेटमेंट है। इसमें विकल्प सी सही है, विकल्प सी BJL बेरी आप शत्रु से याद रखिए, शत्रु ने ज्योमेट्री ला दिया भूगोल में, और एक तरह से जिनका ज्योमेट्री टफ होगा उनके लिए तो JL बेरी ही है, शत्रु ही है। इसमें भूगोल स्थान का, इन्होंने कहा कि भूगोल स्थान का अध्ययन करता है और ज्यामिति स्थान की भाषा है। इस प्रकार ज्यामिति भूगोल की भाषा हुई। तो ज्यामिति भूगोल की भाषा है, यह स्टेटमेंट है ब्रियन JL बेरी का। ये मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में इन्होंने दिया था यह स्टेटमेंट। वैसे ज्योमेट्री का सर्वप्रथम प्रयोग भूगोल में जेफ द्वारा किया गया। जेफ ने कहा कि ज्योमेट्री का भूगोल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद JL बेरी, किंग, डेविड हार्वे, एकरमैन, चोरले, हैगेट आदि विद्वानों ने भी भूगोल में ज्योमेट्री के प्रयोग पर बल दिया। हम लोग इसमें एक विकल्प है तो सही आंसर तो सी हो गया, BJL बेरी। दूसरे विकल्पों का भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक विकल्प दिया गया है T हैगरस्टैंड। तो जो T हैगरस्टैंड है इन पर भी बहुत प्रश्न आता है कि नवाचारों के विसरण का सिद्धांत, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, थियरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, नवाचारों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो नवाचारों के विसरण का सिद्धांत T हैगरस्टैंड ने 1953 में दिया है, 1953 में दिया है। इसके बाद आते हैं पीटर हैगेट जो हैं। अच्छा, हम लोग इनकी बात जो कर रहे थे अभी T हैगरस्टैंड की, T हैगरस्टैंड स्वीडिश भूगोलवेत्ता हैं, ये भी जानते रहिए इनके बारे में। कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? स्वीडिश भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने नवाचारों के विसरण का सिद्धांत दिया। और इसके बाद नेक्स्ट विकल्प बी है पीटर हैगेट ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे हैं पीटर हैगेट पर प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। दो सर्वाधिक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली एक पुस्तक है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। यह पूछ लिया जाता है कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी है? पीटर हैगेट ने लिखी है। दूसरी इनकी पुस्तक है ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस। यह किसकी पुस्तक है? ये भी पीटर हैगेट की है। जो पहली पुस्तक इनकी है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 1965 में लिखी गई। और इनकी दूसरी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, वह 10 वर्ष पश्चात 1975 में लिखी गई। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अन्य पुस्तकों में मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग
भी इनकी एक पुस्तक है। तो अगर किसी जैसे मॉडल्स करके आ रहा है किसी किताब पुस्तक के नाम में, तो आप नहीं जानते हैं एग्जैक्ट, तो ज़्यादा संभावना है कि वो पीटर हैगेट की होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकांकागुआ अर्जेंटीना सुमेलित है। अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अकांकागुआ 6,962 मीटर ऊंची है और यह दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है। अकांकागुआ दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। अकांकागुआ मृत ज्वालामुखी है। फिर कई तरह से प्रश्न इस पर आ सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, वो लैटिन अमेरिकी देश की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत अकांकागुआ, ये अर्जेंटीना में है। अकांकागुआ सही सुमेलित है। दूसरा विकल्प है कोटोपैक्सी और उसके सामने सूडान लिखा गया है। कोटोपैक्सी सूडान में नहीं है, बल्कि कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी कहलाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में इक्वाडोर में स्थित विश्व का जागृत या सक्रिय ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पूछा जाए तो यह कोटोपैक्सी है। अकांकागुआ से कम ऊंचा है कोटोपैक्सी। अकांकागुआ की ऊंचाई जहां 6,962 है, लगभग 7,000 मीटर है, वहीं कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5,897 है। 5,897। तो एक रफ आइडिया अगर लेंगे तो अकांकागुआ लगभग 7,000 मीटर ऊंची है, जबकि कोटोपैक्सी 6,000 मीटर से भी कम ऊंचा पर्वत चोटी है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज में है, इक्वाडोर देश में है और विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। यही सुमेलित नहीं है, सूडान ना होकर इक्वाडोर में है। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है किलिमंजारो, उसके सामने तंजानिया सही सुमेलित है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित मृत ज्वालामुखी है। डेड वल्कनो है। यह अफ्रीका महाद्वीप की उच्चतम चोटी है किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। 5,895 कोटोपैक्सी से थोड़ा सा ही कम ऊंचा है। कोटोपैक्सी जहां 5,897 मीटर है, वहीं किलिमंजारो 5,895, 2 मीटर कम ऊंची है बस। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, विषुवत रेखा के निकट स्थित है, तंजानिया देश में है। कई तरह से इस पर प्रश्न आ चुका है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिया गया है विकल्प डी में देनाली और उसके सामने लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह सही सुमेलित है। देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जनरली देनाली का पुराना नाम है माउंट मैकिलने। माउंट मैकिलने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चोटी है माउंट मैकिलने, जिसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिलने। लेकिन अब इस चोटी का जो आधिकारिक नाम हो गया है सरकारी, उनके आंकड़े में यूएसए का जो सरकारी कागजात है उसमें जो नाम हो गया है माउंट मैकिलने का, वो हो गया है देनाली, DENALI, देनाली। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का, जो कनाडा के देखते हैं आपकी उत्तर पश्चिम में है अलास्का राज्य। इस अलास्का राज्य में देनाली अवस्थित है। जो देनाली चोटी है, देनाली चोटी है, वह यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका प्रांत में है। 6,190 मीटर ऊंची है। अगर पूछा जाए यूएसए की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिलने या देनाली, और पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तब भी देनाली हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक
औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम किसके द्वारा अपनाया गया? तो औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है C.F. जोन्स द्वारा औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है। और थॉमसन को आप इसमें जानते हैं। थॉमसन पर प्रश्न बनता है, यह जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित है। नोटेस्टीन से भी पहले इन्होंने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या किया है। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को थॉमसन महोदय ने 3 चरणों में विभाजित किया था, जबकि नोटेस्टीन महोदय ने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया है। नोटेस्टीन को जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के विकास और प्रतिपादन के लिए अधिक महत्व दिया जाता है थॉमसन की अपेक्षा, और जो विकल्प हैं इन पर प्रश्न बहुत कम आते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।